चलो अपने स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग चल रहा था। अब देखो, जो मेथड्स की बात करें तो उसमें एनपीवी मेथड है आपका, और पीआई रेशियो, आईआरआर, पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड में मैंने आपको विद डिस्काउंटिंग, विदाउट डिस्काउंटिंग दोनों लास्ट टाइम बताया, तो मेथड्स का एक्सप्लेनेशन अपना कवर हो गया। सीएफईटी क्या होता है वो सब हमने देख लिया, डिस्काउंटिंग देख लिया। अब आपके मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं वो साथ साथ में अपने कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपको जो मैंने पीडीएफ भेजी थी, जिनके पास बुक नहीं है आप पीडीएफ ओपन कर लो, उसमें से देख लेते हैं। बाकी बुक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। चैप्टर नंबर 13 है, पेज नंबर देख लेते हैं। 486 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैं एक बार सम्स देख लेता हूँ कहाँ से स्टार्ट करवाना है। फोर 491 से है इलस्ट्रेशंस, 492 से। हाँ, वो पीडीएफ में जो प्रिंटेड है ना वो मैं बोल रहा हूँ, हाँ वही रेफ़र करो। नहीं तो वो वैसे पेजेस का फ़र्क होता है, क्योंकि आगे के पेजेस नंबर्ड नहीं होते। तो जो पीडीएफ में भी नीचे जो प्रिंटेड पेज नंबर लिखा होता है ना, मैं वो रेफ़र कर रहा हूँ। वही रेफरेंस लेना हमेशा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसमें आप देख लो, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2, मैं जो ऑर्डर में करवा रहा हूँ उसमें करना, इनके हिसाब से मत जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, प्रिंटेड पेज 492। अ प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ ₹12,000। ठीक है, तो ये सम स्टार्ट करते हैं। तो आज पहले अपने इलस्ट्रेशन से टारगेट करेंगे, तो जो मेथड्स अभी तक किए हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे, और प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है आपको पता भी चल जाएगा। देखें, डेटा में देखते हैं। प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ ₹12,000 yields ₹2,000, 3,000, 4,000 and 6,000 respectively in the given 4 years. The payback period will be calculated. आपको payback period गिनना है। बहुत गरीब सा प्रोजेक्ट है, 12,000 रुपये में क्या प्रोजेक्ट में डालोगे, क्या कमाओगे। ठीक, चलो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, अपन ने देखा ही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12,000 है, ये रिकवर करना है। देखो, पेबैक पीरियड में डिस्काउंटिंग की बात नहीं की है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कैश फ्लोज को क्यूमुलेटिव कर लोगे। 2,000, फिर 5,000, 9,000 एंड 15,000, टोटल 15,000 हो जाएगा। अब इसके बेस पे पेबैक पीरियड गिनना है। मिनिमम बेस 3 इयर्स तो आ ही जाएगा, 3 इयर्स प्लस समथिंग। अब ये आप याद कर लो क्या था, सॉल्व करके देखो। 4th ईयर में आपका पेबैक पीरियड या ब्रेक इवन आ रहा है। 9,000 तक तो आपने 3 साल में कमा लिया, और ऊपर ब्रेक इवन तक आना है 12,000 तक। तो वहाँ तक जाने के लिए कितना चाहिए और टोटल कितना कमाया, देख लो क्या आंसर आ रहा है। थ्री 3.5 ईयर्स। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 3,000 चाहिए, और टोटल आपने इस साल में 6,000 अर्न किए, जो यहाँ से भी दिख रहा है।
तो ये रेशियो 0.5 हो गया, आंसर आ गया 3.5 ईयर्स। आप मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ठीक है, सिंपल है। देखो जो करवाया वही है, रिकॉल होगा धीरे धीरे, कुछ नया नहीं है। 3.5 आ रहा है, दैट इज़ 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो नेसेसरी नहीं है, कन्वर्ट करना हो तो आपकी मर्जी। बोलो, ये आया समझ में? कंप्लीट। आगे देखें। नेक्स्ट मेथड है उसी इलस्ट्रेशन के नीचे, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। साथ साथ में समझते भी जाते हैं। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, अब यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन ही होना है, वो ऑब्वियस है। पे बैक आ चुका है, जैसे यहाँ पे देखो 12,000 चाहिए था, 12,000 रुपये कमा लिया, उसके बाद भी ऊपर कुछ कमाया ना 3,000। वैसे ही कोई और प्रोजेक्ट भी दिया होगा, उसमें मान लो 4,000 आ रहा है पे बैक के बाद। तो पोस्ट पे बैक, आफ्टर पे बैक कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, वो अच्छा है। तो अगर कंपेयर करना हो तो अपने सिंपली कर सकते हैं। तो ऐसे समझ तो और इजीली हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन ही देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है इसके बाद, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको दोनों की अलग अलग दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, एस्टिमेटेड सेविंग्स या इनफ्लोज दे रखे हैं। आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, वैसा बोला है। अच्छा, पोस्ट पे बैक के लिए कुछ पूछा नहीं? ओके, वो कैलकुलेट किया है लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं, अपन निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। तो पहले अपने पे बैक पीरियड तो काउंट करें, फिर उसके बेसिस पे पोस्ट पे बैक पे जाएंगे। देखते हैं कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कैलकुलेशन आप करो, एक्सप्लेनेशन समझ लो। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर, एक बार डिस्कस करवा देता हूँ। देखो दोनों प्रोजेक्ट है, आपको कैलकुलेशन अगर साइड बाय साइड करना है प्रेजेंटेशन वाइज तो भी बेटर है, एक एक करके करना है तो भी ठीक है। जिन सम्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और पर्टिकुलर सेम हो तो क्या कॉलम्स बना के कर लेना चाहिए, तो पर्टिकुलर्स 2 बार नहीं लिखने पड़ते, उसमें फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे मैं अभी एक ही प्रोजेक्ट समझा रहा हूँ, फिर आप प्रेजेंटेशन बोले दोनों का साथ में कर लें। अपने प्रोजेक्ट एक्स की बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने जो इनिशियल आपका कॉस्ट बोला है वो 1,60,000 है जो आपको रिकवर करना है। अब देखना ये है कि इनफ्लो कितना आ रहा है और कब आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्क्रैप वैल्यू कुछ दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब ये मशीन या प्रोजेक्ट बंद करोगे तो इतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे लास्ट में। तो वो अंडरस्टूड है कि स्क्रैप वैल्यू लास्ट में रिकवर होती है। अब अगर ईयर वाइज कैश फ्लोज की अपने बात कर रहे हैं तो 7 ईयर्स का डेटा है, सारे कैश फ्लोज आपको दे रखे हैं। जैसे सेविंग्स के नाम पे फर्स्ट ईयर में 20,000 है, फिर इसके बाद 30,000 है, 50,000, 40, 30, 10 ये है। और स्क्रैप भी तो रिकवर होगा लास्ट ईयर में, समझ आए? कंसेप्चुअल पॉइंट है। 16,000 लास्ट ईयर में रिकवर होगा, मतलब यहाँ टोटल 26 आ गया। ये आपके कैश फ्लोज है। अब इसके बेस पे आप गिन सकते हो प्रोजेक्ट एक्स का पे बैक पीरियड कितना होगा। सेम अप्रोच, क्यूमुलेटिव निकालते जाओ एंड देन 160 को बेस बना के कैलकुलेट कर लो। क्लियर? स्टार्ट करो, देखो क्या आ रहा है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज 20, 50, 100, 150, 190, 220, 26, 246। टैली कर लेना एक बार, सही है? वो जल्दी में गिनते हैं, कभी कुछ मिस्टेक नहीं होता। तो ये आ गए। अब इसके बेसिस पे आप निकाल लो प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड, देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स में आपका पे बैक कितना आ रहा है, ड्यूरेशन 4.25, और प्रोजेक्ट वाई का 3.67। कौन सा बेटर हुआ फिर, एक्स या वाई? एक्स तो बेटर हो भी नहीं सकता, नहीं तो फिर एक्स क्यों होता? ठीक, सही बात है। तुम लोग की भावनाओं को समझ रहा हूँ अच्छे से। हाँ, ठीक है। तो 4.25 प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई 3.67। तो ऑब्वियसली पे बैक पीरियड में जो शॉर्टर होगा वो बेटर होगा। जितना जल्दी पैसा वापस आ रहा है उतना अच्छा है ना। यहाँ 4.25 साल लग गए पैसा रिकवर करने में, या 3.25 में हो गया, तो ये बेटर हुआ। तो पे बैक पीरियड के हिसाब से प्रोजेक्ट वाई इज सुटेबल, बेटर।
तो वो रैंकिंग आ गया। अब दूसरी बात हो रही है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। वो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप मुझे खाली ये बता दो प्रोजेक्ट वाई में आपका टोटल कॉस्ट कितना है, 2 लाख ना, और ये जो टोटल आ रहा था ना ये बता दो सिर्फ 94,000, ठीक है ये आ रहा है। अब गिनना बहुत सिंपल है, प्रोजेक्ट एक्स में आपकी कॉस्ट है 160, टोटल पैसा वापस आया 246, तो 246 में से 160 तो रिकवरी है, ऊपर का सरप्लस है जो पोस्ट पे बैक मिला होगा, ठीक है, तो वो डिफरेंस ही तो निकालना है डायरेक्ट। कितना आ रहा है 86,000, इसको क्या बोलेंगे पोस्ट पे बैक सरप्लस या प्रॉफिट, ये अमाउंट है पोस्ट पे बैक सरप्लस 86,000। अब वैसे ही प्रोजेक्ट वाई में भी सेम 94,000, तो पे बैक आने के बाद कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है, प्रोजेक्ट वाई अगेन, तो ये बेटर हो गया, तो पैरामीटर चेंज हो गया। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मतलब पे बैक पीरियड किसका कम है वो बेटर है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है पे बैक पीरियड जो भी हो, पोस्ट पे बैक कौन ज्यादा कमा के दे रहा है वो बेटर है, ठीक है। तो अप्रोच में माइनर सा डिफरेंस है। एग्जाम में क्लियर पूछा होगा कि यार आपका रैंकिंग या जो भी एग्जामिनेशन है बताओ ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड, या बोला होगा ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट जो पैरामीटर बोला है आपको यूज करके उसको आंसर करना है। हाँ इसमें तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी हो गया, इसमें से माइनस ही करना है, क्योंकि आप इसमें पे बैक पीरियड गिनो, बाकी का ड्यूरेशन गिनो, कुछ भी करो, आंसर लास्ट में 86,000 ही आने वाला है, तो ये डायरेक्टली काउंट हो रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है कुछ, ठीक है। लिख लो ये इलस्ट, ये सरप्लस, इन दोनों का डिफरेंस, ये मेरा टोटल है, ये सारे कैश फ्लोज का टोटल है 246, इसमें से 160 जो है वो तो रिकवरी में चला गया, ऊपर कितना बचा 86, तो सरप्लस। इसको 2 लाख से कंपेयर किया, ये प्रोजेक्ट वाई है और ये प्रोजेक्ट एक्स है, हाँ इसको तभी तो 94,000 है, इसको तो 2 लाख से ही करेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, ये रहा सामने ही तो है सारा, क्यों नहीं आ रहा, कौन सा हो रहा, क्या नहीं आ रहा, हाँ वो तो कॉस्ट है, एक मिनट, कौन सा 2,10,000 आ रहा है, हाँ नहीं इनका नंबर अलग है, फोर्थ ईयर में 2,20,000 है, तुम कुछ काउंटिंग मिस्टेक कर रहे हो, थोड़ा उसको जूम इन कर लो, टोटलिंग में मिस्टेक कर रहे हो, 40 + 60 + 60 अगेन 60 30 20, टोटलिंग में मिस्टेक कर, ठीक है कंप्लीट, आगे बढ़े, देख लो टोटल वापस करके आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो लिखा हुआ ही। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। चलो आपस में बातें नहीं, डाउट्स है तो मेरे से पूछ लो। इलस्ट्रेशन 4 में पे बैक पीरियड ही कैलकुलेट करना है बट विथ डिस्काउंटिंग, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ईयर, कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, जो ये कल लास्ट में कराया था ना आपको, सेम वैसा क्वेश्चन, देखो सॉल्व करके देखो, नहीं आता तो मैं कराता हूँ। आ रहा है, अजीब सा क्या आ रहा है, हाँ सही है, आ रहा है आंसर 3.019 ऐसा कुछ आ रहा है, उनका आंसर भी देखो वैसे ही है, 3 years और 8 days, 8 days तो फिर 0.019 ऐसा कुछ आएगा ही, आप इंटू 365 करके देख लो, टैली हो जाएगा, डेज है ना, आ रहा है 3.019 समथिंग आ रहा है, तो सही जा रहे हो। फिर उन्होंने क्या उसको, क्योंकि इतना क्लोज था 3 के, तो उन्होंने डेज में कन्वर्ट कर दिया, नेसेसरी नहीं है, आप 3.019 आंसर रख सकते हो, कोई रूल नहीं है कि आपको मंथ में या डेज में कन्वर्ट करना है, ऐसी कोई नीड नहीं है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। उतना आंसर आ रहा है पहले वो देख लो, किसी का नहीं आ रहा हो तो सॉल्यूशन आपके सामने, टैली कर सकते हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकाले, क्यूमुलेटिव किया, उसके बाद सीधा कैलकुलेशन। देखो कैश फ्लोज अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली एक बार यूज करूं तो 4th ईयर का जो कैश फ्लो है 3rd ईयर का,
वो 9,94,400 है और 12th ईयर में कुछ इतना। अब आपको पता है आंसर 3 इयर्स प्लस समथिंग आएगा। आपको पहुंचना है 10 लाख तक, तो ये डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये होगा 5,600। तो ये न्यूमरेटर में, और यहाँ से 4th ईयर का जो टोटल ये वाला पूरा 200, हाँ ये आ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस लेंगे ना 4th ईयर का जो आ रहा है वो, बस ये आप रेशियो लगा लो, आपका आंसर है। टोटली लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है सही है। हाँ, थोड़ा बहुत चलेगा वेरिएशन, बस आगे कोई डेसिमल आ रहा है क्या आ रहा है? 3.0, हाँ 3.02 ऐसा आ रहा है, चलेगा 3.02 की। राउंडिंग ऑफ होता है तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ हाँ वो ठीक है, सही है। 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लो आप, 3.02 आ रहा है तो वैसे रखो, ठीक है डन। सबको समझ आया? पक्का आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है फिर मैं होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, तो एक ही जैसे 2 सम फिर यहाँ सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप देख लो, नोट कर लेना भले बुक में, पीडीएफ है तो आपकी नोटबुक में लिख लो। इलस्ट्रेशन 5 में पेबैक पीरियड काउंट करना है, तो वो आप घर पे कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें एक रेट ऑफ रिटर्न मेथड की बात भी की है, वो छोड़ देना। मतलब क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है, पेबैक पीरियड पूछा है, रेट ऑफ रिटर्न मेथड पूछा है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब एआरआर वाला मेथड जो अपना बाकी, तो वो नहीं करना है, बट पेबैक वाला आपको आता है तो फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें भी देख लो, जो रिपीट टाइप है ना वो अभी नहीं करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 6 में डेटा डिस्कस कर लेते हैं पूरा। 2 मशीन्स दे रखी है एक्स और वाई, दोनों की कॉस्टिंग सेम है 50,000 रुपये, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, एक की 3,000 एक की 2,000 जो लास्ट में मिलती है। बाकी अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है। और इवेल्युएट करना है आपको, पेबैक पीरियड मेथड निकालना है, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोला है एक, और एक एनपीवी बोला हुआ है। अब हमें पेबैक पीरियड पता है, अनएडजस्टेड रेट मतलब वो एआरआर वाला अपना बाकी है, और लास्ट में है एनपीवी। तो बाकी के 2 मेथड्स तो सॉल्व हो ही सकते हैं। पेबैक पीरियड आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो अभी मैं रिपीट नहीं करा रहा हूँ। एआरआर पेंडिंग है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एनपीवी अभी काउंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब इसमें बोला है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी, ये वैसे नाम से तो पीएटी होता है, बट देखें इन्होंने इफेक्ट दिया है सीएफएटी वाला, ये क्लियर होना चाहिए कि इट इज पीएटी और सीएफएटी, क्योंकि अगर पीएटी है तो फिर डेप्री एडबैक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो कैश फ्लोज यूज किए हैं, ये लिखा अर्निंग्स है बट वो थोड़ा सही नहीं है, वो सीएफएटी मान के आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो ऐसा कंफ्यूज करके छोड़ दे, बाकी नहीं होता। तो या तो लिखा होगा अर्निंग्स या प्रॉफिट या कैश फ्लोज, तो प्रॉफिट और कैश फ्लो से क्लियर हो जाता है कि पीएटी है या सीएफएटी। अगर इसको प्रॉफिट मानेंगे ना तो डेप्री एडबैक करना पड़ेगा सब में, अदरवाइज फिर ये सीएफएटी, ठीक है। तो अपने इसको सीएफएटी मान के कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि दिस इज सीएफएटी, सॉल्यूशन से ही पता चला, अदरवाइज इट कैन गो आइदर वेज, ठीक है। तो अपने इसको सीएफएटी मान रहे हैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। बस वो लास्ट ईयर में देख लेना, सैलवेज वैल्यू वाला इफेक्ट आएगा, वो कैश फ्लो वापस आएगा ना, उसको प्लस कर लेना। स्टार्ट करो, देखो एनपीवी निकालो, एनपीवी निकाल लो, आगे देखते हैं। वो तो करेंगे, मैं डेप्री की बात कर रहा हूँ, वो तो वापस आया ही है, पर हर साल डेप्री एडबैक नहीं किया ना, तो सीएफएटी माना इसलिए नहीं किया। हाँ यहाँ पे इन लोगों का चलेगा, अभी 15-20 मिनट और है, आप तब तक बाजू में कर लो। कैबिन करने का, कैबिन में ना अपना कैबिन का दरवाजा ना पीछे की तरफ से पूरा धूल वाला है, मैंने अभी देखा, एक बार आप वो सब कर लो तब तक हो जाएगा। हाँ स्टार्ट करो, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ।
एनपीवी मेथड है ना ध्यान में, कैश फ्लोज उसके सामने पीवीआईएफ, डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया 10%, तो अपना वो वाला टेबल बनेगा, ईयर, फिर CFAT, फिर पीवीआईएफ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, इससे आएगी प्रेजेंट वैल्यू, फिर ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज का अपन टोटल करेंगे, फिर दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, और इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, लास्ट में मिलेगा एनपीवी, वो वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है, ट्राई करो, आप खुद ही सॉल्व करो, नहीं आता है तो मैं करवाता हूँ। बोलो, हो गया? सेम जैसे लास्ट सम में इफेक्ट दिया था आखिरी साल में, रिकवरी तो लास्ट ईयर में ही होती है, सेम इफेक्ट है। सैलवेज तो लास्ट ईयर में ही वापस आता है ना, तो लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ऐड कर दो, सिंपल। अगर आपने उसके बिना किया तो खाली लास्ट एंट्री चेंज होगी, बाकी का कैलकुलेशन सेम रहेगा। बाकी सबका आंसर आ रहा है? बोलो, मशीन एक्स का एनपीवी टैली हुआ 17,248। हाँ, लास्ट ईयर में करेंगे। नहीं, सैलवेज का मतलब है जब आपने कोई असेट खरीदी, उसको 5 साल यूज किया, अब वो ना भंगार में बेच रहे हैं, तो स्क्रैप वैल्यू। हाँ, स्क्रैप वैल्यू मतलब सैलवेज वैल्यू। बोलो, हो गया? नहीं, कंप्लीट करो। अगेन बाकी कुछ सम्स हैं जो सिमिलर है। अगला इलस्ट्रेशन ही इलस्ट्रेशन 7 नोट कर लेना, उसमें पे बैक पीरियड वाला मेथड रिपीट है और एनपीवी वाला मेथड रिपीट है। एनपीवी पीआई दोनों ही निकाला है उन्होंने, खाली वो एआरआर वाला मेथड आप छोड़ देना, वो अपना बाकी सम आप कर सकते हो। तो 7th वाला होमवर्क में रहेगा, 6th वाला आप कंप्लीट करो, किसी का नहीं आ रहा है, करवाना है तो बताओ। आ रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद फिर आईआरआर वाले क्वेश्चंस हैं, वो आज करवाऊंगा नहीं मैं। अब कोई सिमिलर सम्स पीछे हो तो होमवर्क के लिए देख लेता हूँ, बाकी टॉपिक्स नहीं लेने आज, आराम से चलेंगे, बहुत जल्दी नहीं। देखो लास्ट में ना मॉड्यूल का जो पेज नंबर है 524, उस पे देखना, कुछ केस स्टडीज करके भी लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आफ्टर इलस्ट्रेशंस। उनमें से जो यही मेथड्स पे डिपेंड करते हैं वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। भले आप टोटल ऐसा नहीं कल ही करके आने, आप 2 दिन का टाइम ले लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट कर लो। केस स्टडीज में देख लेता हूँ कौन से पॉइंट सॉल्व हो पाएंगे। मिला 524 पे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे ना, उसमें पे बैक पीरियड मांगा हुआ है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग प्रपोजल्स को रैंकिंग देनी है। तो पे बैक पीरियड वाला आप सॉल्व कर सकते हो, वो हो जाएगा, तो ए पार्ट बन जाएगा। दूसरा जो है बी पार्ट, वो भी बन जाएगा, एनपीवी पे है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट और थर्ड पार्ट बन जाएगा, पे बैक पीरियड और एनपीवी, एआरआर छोड़ देना।
ठीक है। और बाकी तो मैं करवाऊंगा यहाँ पे, इतने सम्स काफ़ी है बस। तो आप ये कंप्लीट कर लो, इतना ही रखो। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के दोनों पार्ट ए और बी वो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड वाले में भी 2 पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, ARR नहीं करना है खाली। तो क्वेश्चन 1 आपको करना है, क्वेश्चन 2 करना है। जहाँ ARR मेथड है वो छोड़ देना, अंडरस्टूड है। बाकी के तो यहाँ करवाऊंगा, बस तो 2 ही सम्स है और ऊपर जो इलस्ट्रेशंस बताए वो। ठीक है, तो इतना आप टारगेट कर लो, अगर कल तक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम परसों तक करके आ जाओ। मैं कल आगे के सम्स IRR और जो और भी मेथड्स हैं इसमें छोटे छोटे, तो वो कंटिन्यू करूंगा, तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे।